Hello guys, my name is Rishabh Kumar. Today in this video we will talk about how to audit the property, plant and equipment and the intangible asset. जैसा कि हम जानते हैं जब भी एक सीए इंटर का बच्चा सीए इंटर क्वालिफाई करके आर्टिकलशिप ढूंढने जाता है या एक बार जब वो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेता है किसी फर्म में, तो उसके सामने सबसे पहला हर्डल क्या आता है कि भाई किसी भी लाइन आइटम का, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको असाइन किया आपके मैनेजर ने या पार्टनर ने, या इंटरव्यू में आपसे आस्क किया कि भाई ये बताओ कि तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ऑडिट कैसे करोगे, ये इंटेंजिबल की ऑडिट कैसे करोगे। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ऑडिट करें। तो आप मैं इस वीडियो में आपको इतना मतलब ब्रीफ दे दूंगा कि मतलब यू विल इजीली एबल टू डू द ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेदर आपको इंटरव्यू में पूछे या फर्म ज्वाइन करने के बाद किसी भी एंटिटी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट परफॉर्म करने जाओ। क्योंकि आप अगर बैलेंस शीट को उठा लो और बैलेंस शीट को उठाने के बाद आप कंपेयर करो तो सबसे मेजर और मटेरियल अमाउंट जो होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही होता है। जैसा कि आप जब भी ऑडिट परफॉर्म करें किसी भी एफएसएलआई लाइन आइटम का, तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला चीज क्या कि भाई कौन से इंडेक्स उस पर्टिकुलर लाइन आइटम से डील कर रहे हैं, क्या स्पेस एंड क्या मतलब इनकम टैक्स में कुछ रिक्वायरमेंट है, जीएसटी में कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एनी अथॉरिटी ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए निकाले जो हमें देखना है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग आवर ऑडिट ऑब्लिगेशन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो आने वाले दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई अदर देन इंडिया हमें कौन सी चीज जीएसटी कंप्लायंस को देखना है या इनकम टैक्स कंप्लायंस को देखना है या कोई गवर्नमेंट और स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं क्या, उसके हमें देखना है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, इन दिस वीडियो यू विल एबल इफ यू वॉच, आई थिंक ये समवेयर अराउंड 15 टू 17 मिनट का एक वीडियो होने वाला, लेकिन आप अगर इस वीडियो को इंटायरली देख लोगे तो डेफिनेटली आई विल अश्योर यू कैन इजीली डू द ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसा जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं दो चीज अब देखूंगा कि भाई पीपीई का जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो कौन से इंडेक्स उससे डील कर रहे हैं। तो मैंने देखा जब मैंने पढ़ा, मैंने इंटर पढ़ा, मैंने फाइनल पढ़ा, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डील करेगी, इंडेस 38 इंटेंजिबल एसेट से डील करेगी एंड इंडेस 40 मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से थे। फिर मैंने सोचने की कोशिश की और कोई इंडेस डील कर सकती है क्या। वो तो मेरे को ध्यान है, हाँ इंडेस 36 डील कर सकते हैं। अरे वो क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। वो आपको बताएगा कि भाई अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में या इंटेंजिबल एसेट्स में अगर इम्पेयरमेंट आ रहा है तो आप इम्पेयरमेंट कैसे कंप्यूट करो। ओके, हम आने वाले वीडियो में थोड़ा सा उसका ब्रीफ दे देंगे कि भाई इंडेस 36 होता क्या है। तो अभी मैं आपको एक मेजर बताना चाहता हूँ कि इंडेस 16 एंड इंडेस 38 की भी डिफरेंस क्या है। भाई एक ही डिफरेंस है प्राइमरी, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेम है, डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन सेम है। तो हम मेन डिफरेंस की बात करते हैं। कोशिश करो, आप भी बोल सकते हो क्या हो सकता है, कोशिश करो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, अरे नाम से ही पता चल रहा है यार, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिजिकल सब्सटेंस है, इंटेंजिबल एसेट का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। सिंपल, दोनों के बीच एक मेजर डिफरेंस यही है। बाकी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेम है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं आप, जैसे कि कॉस्ट रिलायबल मेजर होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए, मैनेजमेंट का इंटेंशन होना चाहिए उसको मोर देन वन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होल्ड करने का। थ्री बेसिक कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई होता है तभी आप किसी असेट को एज अ पीपी और इंटेंजिबल एसेट अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली यार मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि उसको होल्ड करे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अर्निंग रेंटल इनकम। बस प्रोडक्शन फैसिलिटी का इंटेंशन नहीं मैनेजमेंट को उसको यूज करने का, जस्ट मतलब वो सेक ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल के नहीं रखे। तो जैसे कि आप भाई आपके पार्टनर ने बोला कि फॉर एग्जांपल एक अमित नाम का बंदा है, वो ज्वाइन किया किसी एक्स वाई जेड फर्म को, लेट्स से फॉर एग्जांपल केपीएमजी को ज्वाइन किया। तो अमित का जो सीनियर मैनेजर उसको बोला कि अमित यू गो टू एक्स वाई जेड एंटिटी एंड डू द ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अमित कंफ्यूज है क्लाइंट प्लेस पे जाके, भाई क्या मेरे को करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगू। अमित सोच रहा है, अमित ने फिर मेरे को फोन किया, बोला कि ऋषभ बता कौन कौन से मैं डॉक्यूमेंट्स ले सकता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग और ऑडिट ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ताकि मैं एफिशिएंट मैनर में कर सकूं और जब रिव्यू हो तो मेरे को रिव्यू में दिक्कत ना हो। मैंने बोला ठीक है अमित, मेरे लेट मी थिंक। तो मैंने बोला कि भाई तू पहले फिक्स असेट ले, फिक्स असेट रजिस्टर ले। तो बोला फिक्स असेट रजिस्टर क्या होता है। मैंने उसको बोला कि भाई फिक्स असेट रजिस्टर ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर एंटिटी में जितने भी फिक्स असेट रजिस्टर आप मतलब जो भी फिक्स असेट उस पर्टिकुलर एंटिटी में एज ऑन द पर्टिकुलर अकाउंट एज ऑन द डेट है उसके लिस्टिंग्स मिल जाएंगे। तो बोला ओ ऐसा बात है क्या। तो मैंने बोला हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई कार से, कंप्यूटर से, वेडिंग लैंड है, फर्नीचर है, तेरे को ये मेजर कैटेगरी फिक्स असेट रजिस्टर में मिली। अब उस मेजर कैटेगरी का तू अमाउंट निकाल ले, करंट पीरियड में क्या अमाउंट है, क्या एडजस्टमेंट हुए हैं कि नहीं। अगर एडजस्टमेंट हुए तो करंट पीरियड का अमाउंट
प्लस माइनस एडजस्टमेंट, तुम्हारा एडजस्टेड करंट पीरियड बैलेंस आ गया। फिर तू देख ले कंपेयर, उससे कंपेयर कर प्रीवियस ईयर में कुछ अमाउंट थे क्या, प्रीवियस ईयर में तूने को पता चल जाएगा। प्रीवियस के बैलेंस शीट उठा, साइड बैलेंस शीट में तेरे को कार्स के मिल जाएंगे, कंप्यूटर के मिल जाएंगे, बिल्डिंग के मिल जाएंगे, लैंड के मिल जाएंगे, फर्नीचर के मिल जाएंगे, ले और कंपेयर कर। कंपेयर करने के बाद तेरे को पता चला कि भाई मेरे कार्स में तो 50% डेविएशन है। 50% डिवीजन कैसे हो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके करंट पीरियड में 5 लाख के आइटम थे, कंपेयर किया आपने, देखा कि प्रीवियस ईयर में 10 लाख के लाइन आइटम थे, इस साल 5 लाख के कम हो गए। आप मैनेजमेंट से रीजनिंग लोगे कि भाई क्यों कम हुए, तो वो रीजनिंग का आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो आप उसको अपने वर्किंग पेपर इंकॉर्पोरेट करोगे। तो ये आपको बेसिकली लीड शीट ना आपका जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस के बेसिस का रीजनिंग आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है ना। एक बार हम नोट्स के ऊपर रीड करते हैं। मैंने जो आपको 5 लाख का डिक्रीज हुआ, 50% का डिक्रीज हुआ है, वेरिएशन है, उसके पीछे का भी रीजनिंग में बताऊंगा आपको। Let's say फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इन द लिंक सेक्शन यू विल इंसर्ट योर वर्किंग पेपर रेफरेंस और एनी डॉक्यूमेंट व्हिच विल सपोर्ट योर कमेंट एंड योर लीड शीट वर्किंग। तो लीड शीट का सबसे पहला कंडीशन ये होता है दोस्तों कि भाई लीड शीट में जो भी अमाउंट आ रहा है ना उसको कभी मैनुअली मत डालिए। फॉर एग्जांपल आपका करंट पीरियड में 5 लाख का आपका है, तो 5 लाख का आप ऐसे नहीं उसको हाथ चले 5,5,0,0,0,0 जो भी है 5 लाख आप हाथ से उसको लिंक करिए आपके वर्किंग पेपर से, उसका प्रॉपर रेफरेंस मिलना चाहिए। कल को अगर आप रिव्यू करवा रहे हो अपने वर्क पेपर को अपने मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से, पार्टनर से, जो भी एज द केस में भी, तो उस पर्टिकुलर 5 लाख का ना आपके पास लिस्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप ढूंढ अरे 5 लाख तो मैंने हाथ से डाला, अरे इस 5 लाख में कौन कौन से कार हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो गए तो आपका इंप्रेशन खराब चल जाएगा। आप तो ये मतलब एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। तो बेसिकली आपका जो भी अमाउंट आप लीड शीट में फीड करें इट शुड बी लिंक एंड प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, मतलब उसका मतलब एक प्रॉपर रेफरेंसिंग आपके पास होना चाहिए। तो आपने डाल दिया भाई, आपने बता दिया हाँ ये 5 लाख के अंदर मेरे 5 का है, बता दिया। अब जैसे कि मैंने बोला कि वेरिएंस 5 लाख का वेरिएंस है, आपका मैनेजर बोला कि भाई ठीक है मैंने मान लिया कि 5 लाख का डिक्रीज है कार में, पर तुमने एश्योर कैसे किया 5 लाख का डिक्रीज है, तुमने मैनेजमेंट डिस्कस किया, तुमने बोला यस सर मैंने मैनेजमेंट डिस्कस किया, तो बोला कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन है, तो बोला अरे मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन लेना भूल गया। तो फिर आप मैनेजमेंट के पास गए, फिर बोला कि भाई मेरे को बताओ कि क्या क्या है, तो मैनेजमेंट ने बताया कि भाई प्रीवियस ईयर में हमारे पास 3 सीनियर मैनेजर काम कर रहे थे, ड्यू टू द कॉस्ट कटिंग हमने 2 सीनियर मैनेजर को निकाला, और वो जो 2 सीनियर मैनेजर कार यूज कर रहे थे उस कार को मैंने बेच दिया। ओके तूने ये सुन लिया, तो तू क्या बोलेगा कि भाई मेरे को डॉक्यूमेंट तो दे। अमित बोलेगा भाई मेरे को डॉक्यूमेंट दे, कुछ तो बोर्ड मीटिंग हुई, कुछ इंटरनल डिस्कशन हुआ होगा, कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा ना, वो डॉक्यूमेंटेशन को अपने बर्फ में चिपका दो। वो 5 लाख के जो वेरिएंस हुआ है ना आपका 50% वेरिएंस, वो उसका सपोर्टिंग हो गया। तो नोट नंबर 1 का यही आपका क्रक्स है कि भाई जो भी आपके लिंक लीड शीट में अमाउंट आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट वो आपके मैनुअल फीडिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लिंक्ड। एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे, मैनेजमेंट ने जो कमेंट्स दिया, आपने जो कमेंट्स आइडेंटिफाई किए तो डिस्कशन विद मैनेजमेंट, इट शुड हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन द वर्किंग पेपर। सेकंड पॉइंट भी वही चीज है यार, कमेंट्स शुड बी अलाइंड विद योर सपोर्टिंग एंड वर्किंग, जो मैंने आपको बहुत बहुत डिटेल में मैंने आई थिंक मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई आप जब भी जाओ क्लाइंट के पास सबसे पहले फिक्स एसेट रजिस्टर लो उससे। फोर्थ पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, आपने इंडिया से कंप्लायंस देख लिया, अब आप देखोगे कि भाई और कोई एक्ट्स में क्या करना है, आपने उठाया आपने देखा कारों में कंप्लायंस है यार, कारों में कंपनीज एक्ट के कारों में कंप्लायंस है। तो कारों में क्या कंप्लायंस है कि भाई कभी भी हम जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट और द इंटेंजिबल एसेट का जब भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं, अब वो रीवैल्यूएशन आपका अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, अगर वो मोर देन और इक्वल टू 10% है किसके एज कंपेयर टू नेट कैरिंग वैल्यू। नेट कैरिंग वैल्यू क्या, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सिंपल मीनिंग में ये है। अगर 10% या उससे ज्यादा है तो आपको कारों में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। अभी आपने देख लिया ना अदर एक्ट में जो मैं बोल रहा था, अदर कहीं पे कुछ बोला है क्या, तो उसका कंप्लायंस आपने देख लिया कारों में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाते हैं, अब दूसरा आपने रीड शीट प्रिपेयर कर लिया, आपने कारों की कंप्लायंस देख लिया, एडिशन डिलीशन रिवैल्यूएशन देख लिया ना। आप देखोगे भाई, अब आप देखोगे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर, आपने अब इसके लिए क्या करोगे, आज सिंपल है, जाओ मैनेजमेंट से मांगो भाई मेरे को 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिस्ट दो जो हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर रजिस्टर, मैनेजमेंट आपको देगा एफएआर में, ऑल्दो इट्स इंक्लूडेड। बट आप क्या करोगे, मैनेज मतलब जो भी ईआरपी सिस्टम मैनेजमेंट या पर्टिकुलर एंटिटी यूज करते हैं उनके पास राइट होता है कि भाई वो हर चीज का अलग अलग आपको, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलग निकाल के दे सकते हैं, एडिशन का अलग निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन का अलग निकाल के देंगे, डेप्रिसिएशन का अलग निकाल के देंगे, डिस्पोजल का अलग निकाल के दे सकते हैं। तो आप मतलब स्पेसिफिकली सबके आप लास्ट में समराइज करूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्ड मैनेजमेंट से मांगने हैं। तो अभी फोकस करते हैं पॉइंट 2 पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर
का जब आप जब उस पर्टिकुलर एरिया को देखो तो क्या देखोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे भाई कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, आपने बोला यस हुआ है। आप देखोगे भाई प्रॉपर रिकग्निशन हो रहा है कि इंडिया 16 इंडिया 30 कैसे रिकग्निशन, जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था, कॉस्ट रिलायबल मेजर होना चाहिए, मेजरमेंट का इंडिकेशन होना चाहिए, मोर देन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड उसको होल्ड करने का, एंड थर्ड आपका होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अब इस पे एक खेल में आप एक साथ खेलता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस का ऑडिट करने गए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, रिलायंस ने 5,000 का एक एसेट लिया, ठीक है। अब उस एसेट 5,000 का एसेट लिया, आप देख रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल फॉर टू बी मोर स्पेसिफिक कैलकुलेटर लिया, आप देख रहे हो भाई कैलकुलेटर जो यूज होगा मोर देन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होगा, ठीक है। जब मोर देन पर्टिकुलर अकाउंटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा एंटिटी के पास आएगा, ये भी ठीक है। उसका कॉस्ट भी ज्यादा मेजर हो रहा है 5,000 कैलकुलेटर, बट मैनेजमेंट ने उसको तो भी कैपिटलाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया, थिंक करो यार, सोचो सोचो, बिकॉज ऑफ मटेरियल अमाउंट ही नहीं है। आप बोलोगे भाई ये कौन से लॉस में या कौन से इंडेक्स में लिखा है कि मटेरियल नॉन मटेरियल अमाउंट क्या है, ये कहीं लिखा नहीं, ये मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है, डिस्कशन विद द अकाउंटिंग हेड, फाइनेंस हेड, सीएफओ, ये इंटरनल डिस्कशन के बाद वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आते हैं कि भाई अगर इस पर्टिकुलर मटेरियल अमाउंट के ऊपर या मटेरियल अमाउंट तक है तब हम इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे एज एसेट और इंटेंजिबल एसेट, अगर नहीं है तो इसको हम एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। क्योंकि अगर हम कभी भी किसी भी एसेट को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं ना तो उसके बहुत लंबी प्रोसीजर, हम जब उसको डिस्पोज करेंगे तब तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, हमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर टैगिंग करना पड़ेगा, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, बहुत मतलब उस 5,000 के एसेट के लिए हमें 10,000 उसके एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा करना पड़ेगा, इट्स अ इररिलेवेंट चीज। तो ये चीज आप देखोगे वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है, आप देखोगे भाई इंडेक्स 23 का कंप्लायंस हो रहा है क्या, अब इंडेक्स 20 बोरोइंग कॉस्ट, भाई अभी लेट्स से ब्रीडिंग लिया रिलायंस ने, अब रिलायंस ने ब्रीडिंग लिया तो हो सकता है भाई कुछ अपने फंड से उसको बना रहा हो, कुछ बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, तो भाई जो लोन लिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट पोर्शन वो दे रहा है वह प्रॉपर्ली कैपिटलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी तो आप देखोगे ना, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑडिट करोगे तो वो भी तो देखोगे। फिर आप देखोगे भाई जीएसटी कंप्लायंस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, आप देखोगे भाई जो भी जीएसटी प्रॉपर्ली चार्ज होना चाहिए, लेट्स से अब फॉर एग्जांपल आपने लिया इंटरेस्ट, लोन लिया, लोन पे आपने जो उसका ईएमआई जाना चाहिए था या जो पेमेंट होना चाहिए था वो डिले हो गया, अब वो डिले हो गया तो उस जो आपका जो इंटरेस्ट भी डिले हुआ, अब जो डिले इंटरेस्ट पोर्शन पे है मतलब जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट उस पे आपका जीएसटी चार्ज हुआ, तो आप देखो भाई वो जीएसटी चार्ज हुआ भाई वो तो कहीं कैपिटलाइज नहीं हुआ ना, क्योंकि वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, इट्स अ रेवेन्यू इन नेचर, मतलब है नॉन रेकरिंग इन नेचर, बट अगर आप टाइम से पेमेंट कर देते तो आपकी वो एसेट तो आपको वो इंटरेस्ट मतलब जो आपने फाइन या पेनल्टी पे किया वो आपको पे नहीं करना पड़ता। अब आप वो उसको जो पे कर रहे हो आप क्या बोलोगे, नहीं भाई हमने फाइन पेनल्टी पे किया हम इसको एसेट में कैपिटलाइज करेंगे, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये तो गलत बात है ना। तो आपको देखना पड़ेगा जो भाई फाइन या पेनल्टी या इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है वो आपका एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एज एक्सपेंस चार्ज हो, ना कि भाई उसको कैपिटलाइज करते, ठीक है। आप देखोगे भाई जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है भाई वो एज पर द ऑथराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स इट, बस इतना ही देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये बहुत है, मतलब इतना देख लेना तो आपके, अब मैं बोलता हूँ डेफिनेटली खास करके जीएसटी वाला पार्ट, जीएसटी कंप्लायंस देखो और जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट फाइन या इंटरेस्ट उस चीज पे देखो कि भाई वो सही से मतलब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड में आप देखोगे कि मूवमेंट शेड्यूल, मूवमेंट शेड्यूल एक्यूमुलेटेड, मूवमेंट शेड्यूल में आपका कॉस्ट आ गया, कॉस्ट का मूवमेंट देखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखोगे, भाई सिंपल है यार, क्या देखो ओपनिंग बैलेंस उठाओ, प्रीवियस ईयर का क्या है, कुछ एडिशन हुआ है, कुछ डिलीशन हुआ है, वैल्यू एडजस्टमेंट कुछ हुआ है क्या, कुछ मतलब कुछ ट्रांसफर्स हुआ है क्या, आपका क्लोजिंग बैलेंस है, सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी केस है। एंड अब देखो नेट बुक वैल्यू आपका क्या आएगा भाई, ओपनिंग आप ओपनिंग कैसे कंप्यूट करोगे भाई, ओपनिंग बैलेंस ले लो, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आपका आ गया नेट बुक वैल्यू, सेम क्लोजिंग बैलेंस ले लो, क्लोजिंग बैलेंस में आपका क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका, सिंपल। मैंने यहाँ फॉर्मूला भी आपका देखो लगा था, सी माइनस डी आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, ए माइनस बी आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस, सिंपल। फिर आ गया आप टेस्ट ऑफ डिस्पोजल, टेस्ट ऑफ एडिशन एंड डिस्पोजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैनेजमेंट से जाओ भाई, आप मैनेजमेंट से बोलो कि भाई तुम अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड सिस्टम नैरेटिव दे दो, दोनों सेम है, या तो एसओपी बोलो या तो सिस्टम नैरेटिव बोलो, दोनों सेम होता है। आपने ले लिया, आपको पता चला कि हाँ भाई अगर हमें कंप्यूटर एक्विजिशन करना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं,
अगर हमें कंप्यूटर को डिस्पोज ऑफ करना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आप देखोगे भाई अगर कंप्यूटर ऐड हुआ है मेरे सिस्टम में तो ये चेक्स फॉलो हुए है कि नहीं। आप बेसिकली देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल्स फॉलो हुए हैं कि नहीं, ये देख लिया, टिक मारो, हाँ हो गया। दूसरा चीज आप देखोगे फिर आप देखोगे फाइंड, ये मैंने आपको मतलब ये बेसिकली बता दिया कि क्या आपको चेक्स करना है। अब हम एक एक पॉइंट ए टू एफ अच्छे से रीड करते हैं। ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलेटेड टू एडिशन एंड डिस्पोजल, आपने ले लिया। फाइंड आउट ऑल द एडिशन एंड डिस्पोजल दैट हैपेंड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, आपने आइडेंटिफाई करेगा भाई ये एडिशन से ये डिस्पोजल। आप चेक देन चेक वेदर दोस आर इन लाइन विद द एसओपी और नॉट। आप चेक करोगे भाई एडिशन एंड डिस्पोजल जो हुआ है वो एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि नहीं। फिर आप पॉइंट डी में देखो चेक वेदर द पेमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड ऑन, जो भाई पेमेंट आपका हो रहा है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। आप ई पॉइंट में देखो चेक वेदर इफ द पेमेंट इज नॉट मेड देन प्रॉपर इंपैक्ट इन द इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट और नॉट, भाई उसका प्रॉपर इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है कि नहीं। लाइक मतलब जो लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, आप लायबिलिटी आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती है, बेसिकली नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, करेंट लायबिलिटी हो सकती है, तो प्रॉपर्ली क्लासिफाई हुआ है कि नहीं। अब देखोगे कुछ जीएसटी के कंप्लायंस है कि नहीं, ये देखोगे। पांचवा आप देखोगे एक्सपेंस ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब एक्सपेंस ऑफ रिपेयर्स मेंटेनेंस में आपको दो चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो इट शुड बी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, रेवेन्यू रेवेन्यू में जाए, कैपिटल कैपिटल में जाए। पॉइंट बी में देखो कट ऑफ टेस्टिंग, भाई जो भी ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी रिपेयर मेंटेनेंस रिलेटेड एक्सपेंस हो रहे हैं उस इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा नहीं कि भाई हमारा एक्सपेंडिचर आपका पर्टेन है 23-24 से बट उसको हम रिकॉर्ड करें 25-26, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। आप देखो कि प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ लिस्टिंग है, प्रीपेड एक्सपेंस का लिस्टिंग मांग लो, उसमें देख लो टेस्ट बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे लाइक सैंपल सैम्पलिंग बेसिस पे कुछ आप अकाउंट उठा लो, उसके डॉक्यूमेंटेशन मांगो। जीएसटी कंप्लायंस देख लो, जीएसटी कंप्लायंस आप देख लो प्रॉपर जीएसटी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टीडीएस कंप्लायंस, टीडीएस 194C देख लो भाई, 30,000 1 लाख से जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट अगर इससे ऊपर जाए तो प्रॉपर टीडीएस काट रहा है कि नहीं काट रहा है। फिर पॉइंट 6 में आप टेस्ट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, जो कि मैंने आपको बताया इंडिया 36 डील करता है इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन से। बेसिकली ये क्या होता है रिकवरेबल ना, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो और फेयर वैल्यू, जो आप अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो ये उसका क्या वैल्यूएशन मिला है। तो दोनों में से जो प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू जो भी दोनों में से हायर होगा वो मेरा रिकवरेबल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, फिर आप देखो फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या, मैनेजमेंट से आप पहले मैनेजमेंट से पूछो कि भाई आपका क्या पॉलिसी से रिलेटेड तो फिजिकल वेरिफिकेशन एंड क्या फ्रीक्वेंसी आप फिजिकल वेरिफिकेशन में यूज करते हो। कोई अगर डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट होती है तो आप उसको कैसे एडजस्ट करते हो। फिर आप 8 पॉइंट में देखोगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखोगे। फिर एक 9th में आप डेप्रिसिएशन लीड शेड्यूल बना लेना, ये आपको हेल्प करेगा कि वो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का था मेरा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड जस्ट गिव मी मोमेंट, यस दोनों सेम है। आप अगर मतलब फॉर योर बेटर प्रेजेंटेशन एक अगर आप एज अ कॉपी पेस्ट उसको करके डेप्रिसिएशन लीड शेड्यूल बोल दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोथ आर द सेम। दैट्स इट। आपको अगर कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड आप प्लीज कमेंट करो। अगर इफ यू वांट टू सी हाउ अ पर्टिकुलर लीड शीट लुक लाइक देन आई हैव द लीड शीट आल्सो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। In the upcoming video I will try to showcase the lead sheet, how the lead sheet is working will work, how you will link each and every item in the lead sheet without any manual feeding. So because the lead sheet का सबसे प्राइमरी पर्पस यही होता है भाई जो भी अमाउंट आए ना उसको आप मैनुअल फीडिंग कभी भी मत करो। तो मैं समराइज करता हूँ। पहला चीज, आप जब भी लीड शीट बनाओ उसमें आप कभी मैनुअल फीडिंग मत करो, वो लिंक होना चाहिए। आप मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट क्या मांगोगे, पहले आप मांगो फिक्स असेट रजिस्टर मांग लोगे उससे, दूसरा मांग लोगे एडिशंस एंड डिलीशंस का कुछ है तो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मांग लोगे, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मांग लोगे। आप देख लोगे कि भाई जीएसटी के प्रॉपर कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, टीडीएस का प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आप देखोगे कि मैनेजमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन का, कुछ अगर मैनेजमेंट कुछ डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करती है तो उससे डील कैसे करती है। अगर 10% या उससे ज्यादा आपका रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है, अगर उसको कंपेयर करें नेट बुक वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट से, तो वो उसको आपको क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग करना है अंदर कारों के अंदर। फिर आपको फिर एक पॉइंट और मैंने आपको बोला था जैसे कि हाँ आपका जैसे कि जब आप लीड शीट प्रिपेयर कर रहे हो तो लीड शीट में जो आपका वेरिएंस आ रहा है ये वेरिएंस, इस वेरिएंस के पीछे का प्रॉपर रीजनिंग एंड उस रीजनिंग के पीछे का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो
एंड कुछ भी आपका क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट डाउन करो। एंड मैं ये जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।